गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह और पोल पाथ पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी टाइम लगाने के बाद मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ जो भी एमपी सेट की सीरीज़ में हमने दिए हैं। तो पूरी एमपी सेट की सीरीज़ जो भी एमपी सेट करके जो भी क्वेश्चंस गए हैं, वीडियोज़ गए हैं और प्लेलिस्ट में मेनली दो लिस्ट आप देखिए, डेली प्रैक्टिस लिस्ट एंड मैराथन लिस्ट, और इन दोनों को देखिए और यहाँ से आपका काफ़ी कुछ वहाँ पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप व्याख्या पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना कि वहाँ पर लिखा हुआ है। तो व्याख्या पर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि व्याख्या में क्या बताया जा रहा है, उस पर भी ध्यान रखेंगे और आप अपने नोट्स बनाएंगे। ज़्यादातर आपने प्रिपरेशन कर ली होगी, कुछ बहुत पॉइंट उठाने होते हैं या फिर एक रैपिड रिवीजन हो जाता है वीडियो को स्पीड में डाल करके, तो रैपिड रिवीजन हो जाता है। प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैराथन की प्लेलिस्ट है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं। तो एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारी आंखों के नीचे से निकलते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। बाकी तो आपने पढ़ाई करी रखी है, जब इतने हाई लेवल पे जाकर के तैयारी करते हैं तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, आप सबने की होगी। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये वन लाइनर है, एक्चुअली कुछ वन लाइनर हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आपको ये अश्योर कर रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी उतना इससे बेनिफिट मिल सके। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो ये आप सबका ही सहयोग है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी नया चैनल है हमारा, तो आप सबका प्यार है ये जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो हम दोनों ही एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, हम मेहनत करते हैं आपके लिए तो आप हमारा सपोर्ट करके हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हम दोनों लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोल पाथ के नाम से बना रखा है हमने, और वहाँ पर पीडीएफ वगैरह मैं सारी डाल रही हूँ। तो वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में भी ये चीज़ें ले सकते हैं, तो पोल पाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन से और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, तो वो भी आप उनको अवेल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद यदि कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बहुत सारी लगी हुई हैं। तो यहाँ पहला फैक्ट है, मूने और रिले स्केलर सिद्धांत से संबंधित हैं। ये वन लाइनर है, आपका टाइम कम लगेगा और आपको फैक्ट मिलते जाएंगे। तो मूने और रिले जो है स्केलर सिद्धांत से संबंधित हैं। जो फिलिप सोल्जनिक हैं, इन्होंने जो है क्या है, नौकरशाही की आलोचना प्रस्तुत की है। तो ऑप्शन में कई वहाँ पर 4 नाम होंगे, तो इनका नाम आपको उठाना है यदि वे वहाँ दिखते हैं। तो फिलिप सोल्जनिक ने नौकरशाही की आलोचना प्रस्तुत की है। और तीसरा क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती व्यवस्था के परीक्षण के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो कोठारी समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे, कोठारी समिति का गठन भारतीय सेवाओं में भर्ती व्यवस्था के परीक्षण के लिए किया गया था। भारत में पंचायती राज की उत्पत्ति से संबंधित क्या चीज़ें हैं? तो एक तो लाल रिबन प्रस्ताव है, सबसे पहले कहते हैं स्थानीय सुशासन यहीं शुरू हुआ है, ठीक है, 1882 में। फिर ये विकेंद्रीकरण का जो है ये रॉयल आयोग, ये इसी से संबंधित है। कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है तो वो संबंधित, यहाँ संबंधित पूछ रहा है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी कब आती है? 1919 में आती है। ये भी जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसमें क्या है कि जो है द्वैध शासन लागू किया गया था, तो ये भी उससे जो है संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी जो है इसी से संबंधित है। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप बार बार पढ़ते हैं, यहाँ पर ये 3 चीज़ें जो है स्टार्टिंग की हैं। बाकी तो ये आप जो है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और क्या बोलते हैं उसको, सिंघवी समिति, ये सब तो पंचायत राज से संबंधित हैं ही, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो वो आप देख लेंगे क्या क्या है और समितियाँ। ये देखेंगे, वर्ष 1954 में लोक प्रशासन में शोध प्रोत्साहन के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का गठन निम्न में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था? तो जो ये PH एप्लोवी थे, इनकी सिफारिश पर जो ही ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ये सब वन लाइनर है, फैक्ट हैं, ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सा शब्दों को घुमा दिया जाएगा, बाकी आने ऐसे ही हैं।
संकट समाधान प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से प्रबंध करता है? क्या है? संकट समाधान प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से प्रबंध करता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, संकट समाधान ये जो है संकट समाधान प्रक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, वेस्ट बैंक व गाजा पट्टी किस संघर्ष क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। कौन सा? वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी संघर्ष दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के अंत में एक ध्रुवीय व्यवस्था को इंगित किया। जो शीत युद्ध के बाद क्या हुआ कि पहले 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, फिर वो एक ध्रुवीय व्यवस्था को इंगित करने लगा कि अब जो है विश्व जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था में तब्दील हो चुका, यानी कि जो बचा था वो अमेरिका ही बचा था। एक ध्रुवीय, उसी के पास जो है पूरी पावर, वो सबसे सुपर पावर बन चुका था, तो उसी को एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर इंगित कर रहा था क्या? शीत युद्ध का अंत। नेक्स्ट है, आर्थिक वैश्वीकरण का विरोधी कौन है? तो आर्थिक राष्ट्रवाद है। आर्थिक राष्ट्रवाद का विरोधी कौन है? आर्थिक वैश्वीकरण है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। भारत का परमाणु सिद्धांत प्रथम प्रयोग मनाही पर आधारित है। तो भारत का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रथम प्रयोग मनाही पर आधारित है, यानी कि नो फर्स्ट यूज इस पर जो है आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु करार किस रूप में लाभदायक है? तो ये जो नागरिक परमाणु करार है ये ऊर्जा सुरक्षा के रूप में जो है लाभदायक है। अगला है कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन भारतीय महासागर रिम वर्ष 1995 में कहाँ स्थापित हुआ? तो ये मॉरिशस में स्थापित हुआ। क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है भारतीय महासागर रिम वर्ष 1919 में कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये मॉरिशस में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015 में जो प्रदान किए गए इनक्लेव हैं, यानी कि जो इनक्लेव उसको दिए गए हैं, बांग्लादेश को दिए गए हैं, ये क्वेश्चन मैं कल परसों भी लेकर आई थी, उसमें शायद मैंने नाम नहीं दिए थे, इसलिए अभी यहाँ दोबारा रख दिए हैं। तो जो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता होता है, कब होता है? 2015 में होता है। और इसमें क्या हुआ कि 51 इनक्लेव जो है भारत को मिलते हैं और इसको शायद 101 दिए जाते हैं, अभी थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है। तो बांग्लादेश को शायद 101 इनक्लेव दिए जाते हैं, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो बांग्लादेश को बहरहाल ज़्यादा जाते हैं, लगभग डबल जा रहे हैं। तो ये इनक्लेव, मतलब जो इनक्लेव दिए जा रहे हैं बांग्लादेश को, तो कहाँ कहाँ किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा से संबंधित हैं। ये तीन राज्य हैं, इनसे संबंधित हैं जो कि इनक्लेव दिए जा रहे हैं, 3 राज्यों से संबंधित हैं ये इनक्लेव। नेक्स्ट है, भारत व भूटान के बीच मित्रता की संधि कब होती है? तो 8 अगस्त 1949 को ये मित्रता की संधि होती है। अगला है, हैंड इन हैंड 2008 सेना आतंकवाद विरोधी अभ्यास किसके बीच में हुआ था? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है ये। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित निम्न स्वतंत्रताओं को क्रम में लगाइए। शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता, कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण के किसी भी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आपको सही क्रम में लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला हो जाएगा, फिर क्या आएगा, शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, फिर आ जाएगा ये भ्रमण 3 पर आ जाएगा, और फिर ये कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता ये 4 पर आ जाएगा। तो हमारा 2 4 1 3 2 4, तो यहाँ पर आपका 3 1 4 2 हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है, 3 1 4 2। इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं कि जो है ये 19(1) है, 19(1), इसमें आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिली हैं। कितनी मिला है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। और इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। कैसे समझेंगे? 19(1) के ए में वाक्य एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और दूसरे में क्या है, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बातचीत की, फिर क्या किया, एक सम्मेलन किया। ठीक है, सम्मेलन करके हमने क्या किया, संघ बना लिया, क्योंकि जो सी है वो संघ से संबंधित है, संगम, संघ या सरकारी समिति। तो हमने क्या किया कि बातचीत की, सम्मेलन किया, सम्मेलन करके एक संघ बनाया। जब हमारा एक ग्रुप बन गया, संघ बन गया, एक ग्रुप बनाकर हम भारत भ्रमण पर निकल पड़े। तो डी किससे है? भारत भ्रमण से संबंधित है। फिर उसके बाद क्या आता है कि जब हम
भारत भ्रमण पे निकले तो जहाँ अच्छा लगा वहीं हम निवास करने लग गए, यानी कि ई जो है हमें भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की आज़ादी देता है, ठीक है, स्वतंत्रता देता है। उसके बाद क्या हुआ भाई, जब निवास करेंगे तो हमें कुछ अपना जीविका भी तो चाहिए, व्यापार भी तो चाहिए, कारोबार भी तो चाहिए। तो उसके बाद जो हमने जो है व्यापार भी वहीं कर लिया, लेकिन व्यापार किया उसके बीच में एफ आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ को फेंको। एफ में संपत्ति का सिद्धांत था जो कि निकाल दिया गया, तो एफ को फेंको और सीधे जी पर आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें इस तरह ट्रिक से हम कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि बातचीत की, फिर क्या किया, सम्मेलन किया, फिर क्या किया, अपना संघ बनाया यानी कि ग्रुप बनाया। फिर क्या हुआ, भारत भ्रमण पे निकल गए, हम भ्रमण पे निकल गए, जहाँ अच्छा लगा वहीं निवास किया, ठीक है। निवास करने के बाद हमको ज़रूरत पड़ी किसकी, व्यापार की, तो यहाँ पर निवास करने के पहले संपत्ति का जो है निकाल दिया, संपत्ति की ज़रूरत पड़ी लेकिन उसको निकाल फेंका, संपत्ति को निकाल फेंका, हमने क्या किया, व्यापार, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ को हमने फेंक दिया, तो ये हो गया आगे जी। इस तरह से याद रखेंगे, कभी भी कैसी कोई भी दे देगा तो आप सीक्वेंस में लगा पाएंगे। और 19 के सब सेक्शन 1 में ही प्रेस की भी स्वतंत्रता मिली हुई है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? शिवराज पाटिल है, नटवर सिंह है, मनमोहन सिंह है या संजय बारू हैं? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, संजय बारू इसके जो हैं लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे छोटी समिति कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन किसमें सबसे छोटी समिति के लिए चूज करना है आपको। ए क्या है, ग्रंथालय समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, तीसरा है लोक उद्यम समिति और चौथा है महिला सशक्तिकरण समिति। तो जो सबसे छोटी समिति है वो ग्रंथालय समिति है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो लोक लेखा समिति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति और प्राक्कलन समिति, ये इन समितियों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जो ये लोक लेखा समिति है इसका कहें अगर पहली बार गठन कब हुआ था तो यहाँ भारत में 1921 में हुआ था। जो ये चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड आता कब है, 1919 में आता है। तो इसी में जो है इसका प्रस्ताव रखा गया था कि ठीक है अब हम एक लोक लेखा समिति का गठन करेंगे और इसी के आधार पर, इसी के तहत जो है 1921 में इस समिति का पहली बार भारत में गठन प्रारंभ हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि दूसरा फेज़ क्या कब आता है कि 1967 में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया जाता है, मेन पॉइंट आप देखिए, जो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझिए। तो 1967 में परिवर्तन किया गया कि जो है इसका अध्यक्ष क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा। अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष जो है कहाँ का नेता होगा, विपक्ष का। अब पूछो यहाँ से क्या पूछेगा, यहाँ से डेट पूछेगा। 1967 में ये परिवर्तन हुआ कि जो ये लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का कोई सदस्य होगा, ठीक है। ये हुआ। अब इस समिति में कितने होते हैं टोटल, तो टोटल होते हैं 22, ठीक है। 7 कहाँ से होते हैं, 7 होते हैं ये राज्यसभा से, ठीक है। 7 कहाँ से, राज्यसभा से होते हैं और 15 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके कुछ जो आवश्यक चीज़ें। दूसरी बात है कि इसमें जो है मंत्री, इसमें मंत्री नहीं रहते हैं, यानी मंत्री नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति का कार्य पूछे अगर हम, तो कार्य क्या है, शॉर्ट में सब चीज़ें जान लीजिए, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा पता नहीं चलेगा। तो अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य इसका है जो CAG के द्वारा जो कैग है, तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट रखी जाएगी, ये क्या करता है कि जो सरकार का किया हुआ व्यय वगैरह है उस पर रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है, कैग देता है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को संसद में रखता है और फिर उसकी जांच, उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है, ठीक है। इस रिपोर्ट की जो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसकी जांच जो है लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। और इसीलिए जो है विपक्ष का नेता यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये रिपोर्ट जब जाएगी सरकार की
तो अगर सरकार का ही कोई रहेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी, विपक्ष का नेता रहेगा तो उस रिपोर्ट की जो है ये कैग ने दिया है उसकी निष्पक्ष जांच होगी, यानी कि घोटाले सारे सरकार के उजागर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। इसलिए कैग की मजबूरी होती है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पे जो है नियुक्त किया जाता है, लेकिन फिर भी वो सरकार के सारे घोटाले उजागर करता है, क्योंकि पता है अगर नहीं उजागर करूँगा तो मैं खुद इस चक्कर में पड़ जाऊँगा, फंस जाऊँगा, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी आगे विपक्ष जो है इसकी चेकिंग करेगी और विपक्ष तो छोड़ने वाली नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। लोक उद्यम समिति जो है इसको भी देख लेते हैं, नीचे ला करके देखेंगे थोड़ा सा। लोक उद्यम समिति, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या कहती है ये। अगर हम लोक उद्यम समिति की बात करें तो इसको जो है सार्वजनिक समिति भी बोलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, नाम दोनों से पूछ सकता है। सार्वजनिक, तो नाम इनके जितने हैं वो सब आप याद रखेंगे। उपक्रम समिति, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। पहला लोक उद्यम समिति हो गया। तो इसमें क्या है, ये एक प्रकार से जैसा ये जो लोक लेखा समिति है ऐसी ही है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 7 राज्यसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, टोटल 22 होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, मंत्री इसमें भी नहीं नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि मंत्रियों के ही जो जांच वगैरह होती है, अगर मंत्री रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रकार से इसके कार्य को ही लोक लेखा समिति के कार्य को छीन करके इसको दे दिया गया है। किसको? लोक उद्यम समिति को, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, वो अंतर देख लीजिए कि इसमें इन दोनों में क्यों इसको बनाया गया। जब लोक लेखा समिति कार्य कर रही थी तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको बनाना पड़ा। और इनका जो वर्ष होता है, टेन्योर होता है, ये 1 वर्ष होता है दोनों का, ठीक है। इसका भी और इसका भी, दोनों का 1 वर्ष होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या है, चलिए आ जाते हैं लोक उद्यम समिति में। इसमें भी मंत्री नहीं होंगे, सेम उसी की तरह होगी, लोक लेखा समिति की तरह इसकी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ये लोक उद्यम होंगे ये इनकी जांच करेगा। लोक लेखा समिति सरकार के जो व्यय जितने होंगे उनकी जांच कर लोक लेखा समिति जो है, तो कैग जो है ये पूरे सरकार के द्वारा किए गए जो व्यय होंगे उनकी जांच करके जब रिपोर्ट रखेगा, कहाँ, संसद में राष्ट्रपति के थ्रू रखवाएगा, तो उसकी जांच कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी। लेकिन अगर कैग लोक उद्यमों की जांच करता है, व्यय की जांच करता है और फिर वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के थ्रू संसद में जाती है, तो उसकी जांच जो है लोक लेखा समिति या सामाजिक उपक्रम समिति करेगी। अब आप पूछेंगे कि ये लोक उद्यम क्या है, तो लोक उद्यम यह है कुछ व्यापार, कुछ उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर आज भी वो सार्वजनिक है, यानी कि मतलब ये सरकार उनको सारा जो है खर्चा उनका करती है। और तो जब सारा खर्चा सरकार करती है तो उसका भी आय व्यय का थोड़ा हिसाब किताब, और क्या घपले हुए, नहीं हुए, कितना खर्च हुआ, ये सारी जांच कैग के द्वारा उसकी करवाती है। तो जब उनकी कैग के द्वारा जांच होती है तो उस रिपोर्ट को जब संसद में वो रिपोर्ट पहुंचती है कैग के थ्रू, राष्ट्रपति के थ्रू, तब उसकी जो है लोक उपक्रम समिति जो है उसकी जांच करती है। तो लोक उपक्रम समिति जो है, जो लोक उद्यम होते हैं उनकी रिपोर्ट को जांच करेगी, तो इसीलिए इसको लोक उद्यम समिति बोला भी गया है। और लोक लेखा समिति सरकार के द्वारा किए गए व्यय की रिपोर्ट की जांच करेगी। तो ये दोनों इनमें बेसिक से डिफरेंसेस हैं। मंत्री दोनों में नहीं होंगे, ठीक है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा। अब आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है, उसके सदस्य कितने हैं और वो सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, किस सदन से चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको लोक लेखा समिति और लोक उद्यम समिति का थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी परियोजना निम्न में से किन राज्यों से संबंधित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो जो नर्मदा नदी परियोजना है ये फर्स्ट 3 राज्यों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है, यस दिया है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इनसे संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुलक कैपिटलिस्ट शब्द की उत्पत्ति किसने की है? अतुल कोहली ने की है, रूडोल्फस ने की है, या पार्थ चटर्जी ने की है, या ग्रेनविल ऑस्टिन ने की है? तो ये करने वाले ये जो रूडोल्फस हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इन्होंने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत में केंद्र स्तर पर द्विदलीय व्यवस्था आरंभ हुई? 1967 में, 1977 में, 1989 में, या 2014 में?
तो द्विदलीय व्यवस्था, केंद्र में द्विदलीय व्यवस्था की बात हो रही है, तो ये 1977 में जो है आई थी, कहाँ पर, यहाँ पर हुई थी आरंभ केंद्र में, ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था। 1977 में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है बनती है, कहाँ, केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2014 में कौन सी लोकसभा का गठन हुआ था। तो 2014 में बात हो रही है, कौन सी लोकसभा का गठन हुआ था, 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं। तो 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन हुआ था, और अभी कौन सी चल रही है, 17वीं चल रही है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट समय में चल रही है 17वीं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन कभी भी भारत का चुनाव आयुक्त नहीं रहा, यानी कि जो ऑप्शन आपके जो दिए गए, निम्न में से कौन कभी भी भारत का चुनाव आयुक्त नहीं रहा, सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन या लिंगदो या विनोद राय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, विनोद राय कभी भी चुनाव आयुक्त नहीं रहे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने आरंभ की। संस्कृतिकरण की बात हो रही है, किसने ये अवधारणा आरंभ की थी, एस.सी. दुबे ने की थी, आंद्रे बेते ने की थी, योगेश अटल ने की थी या एम.एस. श्रीनिवास ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम.एस. श्रीनिवास ने की थी, किसकी, संस्कृतिकरण की अवधारणा का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन होगा यहाँ पर, द्विभाजन ने लोक प्रशासन के केंद्र को किस संस्था में चिन्हित किया है। तो जो राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन है, इसने लोक प्रशासन के केंद्र को किस संस्था में चिन्हित किया है, कार्यपालिका, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो इसमें इसने जो है कार्यपालिका, नौकरशाही के रूप में इसको जो चिन्हित किया है। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन ने लोक प्रशासन के केंद्र को किस रूप में चिन्हित किया है, तो लोक प्रशासन के केंद्र को बताया है कार्यपालिका और नौकरशाही की रूप में बताया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लोक प्रशासन से ही संबंधित है। कह रहा है कि नौ लोक प्रशासन के मुख्य प्रसंग को चिन्हित कीजिए। मुख्य प्रसंग को चिन्हित करना है, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता या ये सभी। तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इजी हैं और कुछ जो हैं हार्ड लेवल पे हैं, लेकिन ये क्या है कि सभी इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए हैं। तो आपका पेपर ऐसा बनेगा, इजी और हार्ड का कॉम्बिनेशन होगा, मीडियम होंगे, लो लेवल होंगे, मीडियम और हार्ड लेवल होगा। और जो हार्ड लेवल होगा वही जो है सिलेक्शन, या आप कह सकते हैं इसमें जैसे आप वो करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो वही हार्ड लेवल क्वेश्चन ही उन चीज़ों को डिसाइड करेंगे। क्योंकि मीडियम तक तो सभी लगभग कर लेते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल, जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है, जो हाई डिफ़िकल्टी में क्वेश्चंस होते हैं, वही जो है डिसीजन मेकिंग होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट हम 12th क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ बुक्स हैं और आगे नेम है, तो आपको बताना है। छोटा कर लेते हैं। वुड्रो विल्सन और विलोबी हैं, गुलिक व उर्विक हैं या फ्रेडरिक्सन है। तो इन सभी के जो सही इनको बुक्स के साथ रिलेट करना है। तो जो है वुड्रो विल्सन किससे संबंधित है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। और अगर हम बात करें विलोबी, तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इससे संबंधित है, ठीक है। गुलिक उर्विक किससे संबंधित है, तो ये पेपर्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ ऑफ होगा, पेपर्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इससे संबंधित हैं गुलिक उर्विक जी, ठीक है। और फिर जो है फ्रेडरिक्सन है, ये टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास राजनीति और प्रशासन द्विभाजन, तो ये वुड्रो विल्सन संबंधित है। कार्यात्मक फॉरमैनशिप, ये F.W. टेलर हैं। और कानूनी तार्किक मैक्स वेबर हैं, इन्होंने दिया है। करिश्माई, जो इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है,
तो परंपरागत, करिश्माई और कानूनी। और ये एल्टन मेयो जो है ये ही इससे संबंधित नहीं है, यहाँ पर गलत है, ये ह्यूमन सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन 4 जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोक प्रशासन और सरकारी कार्यशैली पर निम्न में से कौन एक हित प्रहरी के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन सारे ले लेते हैं, तो कौन नहीं करता है। फर्स्ट पे है प्राक्कलन समिति, और बी है सार्वजनिक उद्यम समिति, तीसरी है गोपनीयता समिति, चौथी है लोक लेखा समिति। तो आप ये बताएंगे कि कौन है जो हित प्रहरी के रूप में कार्य नहीं करता है, तो ये गोपनीयता समिति हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था यहाँ उसका आंसर है, तो आप वो भी हमें बताएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी सिद्धांत ने किस सिद्धांत को प्रेरित किया है। उदारवादी सिद्धांत, आलोचनात्मक सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत या रचनात्मकवाद। तो इसने जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसने जो है आलोचनात्मक सिद्धांत को प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में अराजकता किस सिद्धांत की मुख्य मान्यता है। तो ये किसकी है, नारीवाद की है, परंपरागत यथार्थवाद की है, नव यथार्थवाद की है या उत्तर आधुनिकतावाद की है। तो ये जो है परंपरागत यथार्थवाद, ऑप्शन बी है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण राष्ट्रीय हित वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। राजनय, प्रयोजन, मैत्री या ये सभी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी जो हैं राष्ट्रीय हित वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युद्ध पूर्ण रूप से शक्ति संतुलन पर आधारित नहीं रहा है। प्रथम विश्व युद्ध 1914, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और शीत युद्ध 1945, खाड़ी युद्ध 1991। तो जो युद्ध पूर्ण रूप से शक्ति संतुलन पर आधारित नहीं था वो था खाड़ी युद्ध। ठीक है, बाकी ये सभी जो है शक्ति संतुलन पर आधारित थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सभी जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनको मैं यहाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की भी संभावना होती है। तो आपने पढ़ाई तो अपनी करी रखी होगी, बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इनको जो है ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यदि अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए। जब भी मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो उसका इम्पैक्ट मुझे दिखता है तुरंत। जब भी मैं आप लोगों से कुछ कहती हूँ शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसका तुरंत जो है हमारे चैनल पे इम्पैक्ट दिखने लगता है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती कम हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाने में ध्यान मेरा रहता है और आप लोग पढ़ने में मग्न रहते हैं, तो हम दोनों ही अपना अपना, मैं कहना भूल जाती हूँ, आप करना भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब याद आए तभी कह देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गैट, विश्व बैंक, टीएनसी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अब क्या है, समकालीन अर्थव्यवस्था में जो ये गैट नहीं रहा, ठीक है, इसकी जगह पर क्या आ जाता है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी जगह ले लेता है। कब, 1995 में ले लेता है। ठीक है, यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1994 में जो है इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1944 में, 94 नहीं होगा, 1944 में इसकी जो है स्थापना होती है। कहाँ, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। यदि पूछा जाए कि इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार कौन थे, तो जॉन M. केन्स थे, जॉन M. केन्स और हैरी डी वाइट। ठीक है, ये जो है इनके मेन रचनाकार थे। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। और जो ब्रेटन वुड्स था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसके बाद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इस जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है इसी के उपज होते हैं, यानी कि ये दोनों संस्थाएं इसी के द्वारा जो है
इसी की उपज मानी जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी दो हैं, या फिर कोई ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा या फिर दो दे देगा, तो वो आप देखना। इन दोनों का जो है अस्तित्व में आना ब्रेटन वुड्स से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र के किस देश की शांति स्थापित प्रक्रिया में भारत की भागीदारी रही? सोमालिया, कांगो, कोरिया, कोसोवो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कोरिया। ऑप्शन सी जो गिवन ऑप्शन है, वैसे तो कई जगह थी लेकिन जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन सी कोरिया सही हो जाएगा। और एक बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हु आर वी, ये पी हंटिंगटन द्वारा जो है लिखी गई है और ये 2004 में प्रकाशित हुई है। क्या बुक का नाम है? हु आर वी, ये हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए पक्का से, और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और अच्छे कंटेंट आपके हम लिए लाते रहें और मेहनत करते रहें। तो उसके लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, वो फ्यूल आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक एंड कमेंट से मिलता है। तो वो सब आप करते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।